ओके नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैप आइटम्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर क्लास 10th के अंदर मैप कौन से चैप्टर से आ रहा है, इन विच चैप्टर द मैप आर कमिंग फ्रॉम। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट फ्रॉम वेयर द मैप ऑफ क्लास 10th आर कमिंग। एग्जैक्टली इफ आई टॉक अबाउट तो सीबीएसई के अंदर अगर आप सीबीएसई सिलेबस के पास जाते हैं तो सीबीएसई सिलेबस में इजीली आपको साइट के अंदर मिल जाता है फ्रॉम वेयर एंड फ्रॉम विच चैप्टर विच पार्ट इज कमिंग फॉर द मैप आइटम्स। लेकिन फिर भी मैंने क्लास में पढ़ाकर बहुत बच्चों को देख लिया है, उन्हें कितनी बार भी बता देते हैं हम कि भाई इधर जाओ, इस साइट पर जाओ, तो बच्चों को ईजी चाहिए कि नहीं सर आप ही बता दो कि कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या पार्ट मैप के अंदर आने वाला है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो आई हैव मेड कि मैप आइटम्स जो हैं हमें किस तरीके से डिज़ाइन करना है या फिर क्या डिसाइड करना है मैप के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। और एग्जैक्टली आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैप यहीं से आएगा और यही पार्ट आएगा मैप के अंदर, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीबीएसई ने कहा है, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट कि चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर कनेक्टेड है मैप के अंदर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर, और कौन कौन से मैप आइटम्स उसके अंदर आने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग द कंटेंट में एक और चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे कि इस चीज़ का स्क्रीनशॉट अगर आप लेते रहेंगे तो बेटर रहेगा, और स्क्रीनशॉट को किसी न किसी सोशल साइंस की नोटबुक पर स्क्रीनशॉट लेकर इन सारे मैप आइटम्स को एक जगह पर कहीं एक जगह पर लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको ईजी रहे एक्सेस करने के लिए। कभी भी देखना है इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से मैप है तो आपको ईजिली मिल जाए। और उसके बाद बहुत ही अच्छा होगा अगर आप मैप भी उसके अंदर पेस्ट कर दें नोटबुक के अंदर चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो ये बेटर ऑप्शन है मैप को पढ़ने का। रोज एक बार उठे और उन 4-5 मैप्स को एक बार देखा तो आपको शायद इजीली रिमेंबर रहेगा कि दीज आर द मैप आइटम विच आर कमिंग टू योर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट कि मैप व्हाट आर द मैप वर्क्स एंड मैप आइटम इज क्लास 10 फॉर योर फर्दर बोर्ड एग्जाम विच आर कमिंग or which have been started also for some of the subject. So let's start first history outline political map of India। अगर outline political map की बात करते हैं तो वो मैप जिसके अंदर बेसिकली स्टेट्स डिवाइड करके दिए हुए होते हैं, ऐसा मैप आपके सामने आने वाला है। एंड ब्रॉड लाइन दी जाती है या फिर बोल सकते हैं बोल्ड लाइन दी जाती है आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर के उधर की तरफ आप अपना कोई भी लोकेशन नहीं दिखाएंगे। बात करते हैं सबसे पहला चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर विच वी विल कवर इज नेशनलिज्म इन इंडिया 1918 टू 1930 के बारे में ये लोग बात कर रहे थे इस चैप्टर में। तो इसमें से मैप आइटम्स कौन से हैं, वो लोकेट, लेबल या आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं। लोकेट, लेबल, आइडेंटिफिकेशन, 3 वर्ड्स यहाँ पे करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो लोकेट मीन्स वो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि प्लीज लोकेट दिस प्लेस। उन्होंने आपसे पूछा इंडियन नेशनल कांग्रेस सितंबर 1920 कहाँ हुआ था, तो आपको लोकेशन बतानी है कि सर ये कैलकाटा है और वेस्ट बंगाल के अंदर है, और यहाँ पर आपको एक डॉट लगाना है, उस पर लाइन खींचकर उसकी लेबलिंग करनी है। लेबलिंग के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैप क्वेश्चन आप केवल और केवल पेंसिल से, ओनली पेंसिल विल बी यूज्ड इन द मैप क्वेश्चंस। अगर आप कोई पेन या फिर कलर पेन यूज़ करते हैं तो वो अप्लाई नहीं किया जाएगा। बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखा रहता है यू विल यूज़ ओनली पेंसिल फॉर द मैप वर्क, ठीक है ना। डार्क पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके अंदर आपको लेबलिंग करनी होती है। लेबलिंग के अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको अगर बताऊं तो क्या है, बहुत सारे बच्चे ये लिख देते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि क्वेश्चन 2 पार्ट 3। इस तरीके से मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, आपको एग्जामिनर के लिए इजी करना पड़ेगा। तो कभी भी क्वेश्चन आता है आपके पास, लाइक यहाँ पे क्वेश्चन 1 है इंडियन नेशनल कांग्रेस सितंबर 1920 सेशन बताना है, ए पार्ट है, तो आपको लिखना है कैलकाटा, आपने लगाया, लोकेट किया, कैलकाटा लगा के आपने स्केल से एक ईजी लाइन ड्रॉ करी है, फिर वहाँ पर लाइन के सामने आपने लिखा है कि ये क्या है। तो यू नीड टू राइट क्वेश्चन 1A कैलकाटा सितंबर 1920, दैट कैन बी द परफेक्ट आंसर। वरना अगर एग्जामिनर को आपने इतना टाइम दिया कि वो आपका आंसर ढूंढने की कोशिश करे कि विच यू हैव लोकेटेड और लेबल ओवर देयर, तो ये काम नहीं करता है। कई बार आप अपने मार्क्स खो बैठते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज द सेम थिंग कि आपको कोई एक प्रॉपर जगह बता दी जाएगी, मैप के अंदर लोकेट कर दिया जाएगा, दिस इज ए, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस ए में कैलकाटा हुआ है, या मान लीजिए वो कैलकाटा के पास ही कहीं उन्होंने ए लगाया है, तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई वेयर द सितंबर 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन बीन हेल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट क्या है, कंटेंट है यहाँ पर बच्चा। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन है, 3 सेशन हुए थे, कैलकाटा सितंबर 1920, उसके बाद नागपुर 1920 दिसंबर के अंदर। कंफ्यूज है थोड़ा सा, तो डेट्स मंथ याद रखना है। सितंबर में आपका कैलकाटा था और दिसंबर में आपका नागपुर। आफ्टर दैट 27 में एक और सेशन हुआ है जो इम्पॉर्टेंट है, वो मद्रास है।
आपकी बुक के अंदर एक्स्ट्रा सेशंस भी लिखे हुए हैं, वो याद हमें मैप के लिए नहीं करने हैं, मैप के लिए वो याद नहीं करने हैं, ठीक है ना। आपको बस ये 3 सेशंस पूछे जा सकते हैं, 3 में से कोई एक वो पूछ लेंगे, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ फॉर नेशनल मूवमेंट भी यहाँ पर पूछा जाता है। सबसे पहला है भाई मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैन कम लाइक कि इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट कहाँ हुआ या प्लांटेशन के लिए मूवमेंट कहाँ पर हुआ था इंडिया में। तो क्वेश्चन कैन कम लाइक दिस। तो यू नीड टू लेबल ओवर देयर कि दिस इज चंपारण बिहार, और बिहार के अंदर आपको चंपारण मार्क करना पड़ेगा पेंसिल से। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज गांधी जी चंपारण के बाद फिर 17 में ही खेड़ा भी गए थे। तो खेड़ा में किसके लिए था? पीजेंट सत्याग्रह, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा इस सेकंड वाले पार्ट से आता है। पीजेंट सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो पीजेंट सत्याग्रह मूवमेंट आपका खेड़ा गुजरात में हुआ था। आफ्टर दैट कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद गुजरात के अंदर था। जलियांवाला बाग इनफेमस इंसिडेंट जानते हैं, जनरल डायर ने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी वजह से नेशनल सेंटिमेंट्स लोगों के हिल गए थे। तो ये अमृतसर पंजाब की बात है। चौरी चौरा मूवमेंट, जैसे ही गांधी जी ने कॉल ऑफ करा था नॉन कॉपरेशन, तो इसके लिए जो बेसिक कारण उनके पास था, द बेसिक थिंग अगेंस्ट ऑफ दिस मूवमेंट, वो चौरी चौरा था, क्योंकि कुछ लोगों ने, लोकल लोगों ने पुलिस को आग लगा दी थी। पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत सारे जो पुलिस वाले थे वहाँ पर जलकर मर गए थे। दांडी, फिर है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड। सिविल डिसोबे मतलब भाई कोई लॉ डिसोबे करेंगे हम किसी भी सिविल लॉ को, गांधी जी ने स्टार्ट करा था ये। और स्टार्ट कैसे करा था? जब नमक पर कहीं ना कहीं टैक्स लगा दिया गया था, सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया गया था। तो दांडी मूवमेंट करा था गांधी जी ने, और दांडी में जाके सबसे पहले एक नेचुरल प्रोसेस से सॉल्ट बनाया था, ठीक है ना। पानी को उबाल कर सॉल्ट बनाया था, ठीक है ना। पानी इवेपोरेट हो जाता है, सॉल्ट नीचे रह जाता है, एक सिंपल प्रोसेस था ये। फिर बात करते हैं भाई ज्योग्राफी के अंदर से कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें से मैप और क्या मैप आ सकता है। तो सबसे पहले रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है आपका, चैप्टर 1, उसमें मेजर सॉइल टाइप्स आपने देखा होगा, सॉइल टाइप्स का मैप है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, तो उससे आप इजीली रेफर कर सकते हैं कौन कौन से सॉइल टाइप्स इंडिया के अंदर है, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे जैसे अगर हम बात करते हैं, ब्लैक सॉइल पूछ लेगा आपसे एक जगह पॉइंट आउट करके कि इस एरिया के अंदर कौन सी सॉइल पाई जाती है, एलुवियल कहाँ पाई जाती है, लेटराइट कहाँ पाई जाती है ना। तो वो वहाँ पर आइडेंटिफाई का क्वेश्चन आएगा, देखो है ना, यहाँ पे पहले इन्होंने लिख दिया आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि इस एरिया के अंदर कौन सी सॉइल पाई जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की। वाटर रिसोर्सेज लोकेट और लेबल दोनों करने के लिए आ सकते हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम बात करते हैं डैम्स आते हैं, ठीक है ना, कौन सा डैम कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, सीधा नहीं पूछ सकता है, या सीधा भी पूछ सकता है, बेसिकली सलाल भी पूछ लेगा आपसे कहाँ पर है, क्योंकि ये तो बच्चों को ये भी हार्ड ही लगता है, ठीक है ना। कई बार वो रिवर नेम से अटैच कर देते हैं इसे, लेकिन आपको बेसिकली सिंपल भी पूछते हैं वो कि राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर है, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन सिंपल आते हैं वैसे इसके अंदर। तो सलाल, भाखड़ा नागल, टिहरी, राणा प्रताप, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, ये करीबन आपके जो 1 2 3 4 5 6 7 8 डैम है जो आपको याद करने हैं। इसके अलावा डैम याद करने की ज़रूरत नहीं है कि पुणे में कौन सा डैम बना हुआ है, मेरे घर के पीछे कौन सा डैम बना हुआ है, ठीक है ना। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको केवल ये डैम्स याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम पर्पज़ में ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जनरल नॉलेज के लिए कुछ भी पढ़ते रहो, सब कुछ अच्छा है, ठीक है ना। जनरल नॉलेज बहुत वाइड है, कहीं से भी आप अमेरिका के डैम्स भी पढ़ लो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात करते हैं भाई, तो डैम्स आएंगे ये, ठीक है ना। सलाल, भाखड़ा नागल, टिहरी, राणा प्रताप, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा। तो स्टेट वाइज याद कर लीजिए कहाँ पर है। लोकेशन ढंग से ध्यान रखिए, लोकेशन अगर गलत हो गई तो मार्क्स नहीं मिलेगा। मान लीजिए जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपके टिहरी डैम की या फिर सरदार सरोवर डैम की, तो अगर आपको पता है कि ये डैम भाई सरदार सरोवर तो गुजरात के अंदर है, तो ये नहीं कि गुजरात में कहीं भी आप सरदार सरोवर लगा देंगे, वो प्रॉपर जगह वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है ना, वो एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए, वरना आपके मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं मैप वर्क के अंदर। एग्रीकल्चर चैप्टर से अगर हम बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा। तो मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट, 2 ही स्टेपल क्रॉप है इंडिया में, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। स्टेपल मतलब जो बेसिक क्रॉप उस जगह के लोग सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो भाई सबसे पहले मेरी तरफ रोटी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अब आजकल मैं साउथ की तरफ बैठा हुआ हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ चावल बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, ठीक है ना, राइस प्रेफर करते हैं। और राइस को पैडी भी कहते हैं, बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, इवन मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। पैडी को ही राइस भी कहा जाता है, ठीक है ना, कई जगह पर इसे पैडी कहा
जाता है, ठीक है ना, राइस को, तो राइस क्रॉप ही है पैडी। तो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट आपको पता लगाना है, मैप के अंदर लोकेट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ पर है। लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ शुगर केन, गन्ना, ठीक है ना, जिससे चीनी बनती है, द शुगर केन। आफ्टर दैट टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट, इनके प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन से हैं आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, आ जाता है किसी भी एक से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे टी कॉफ़ी में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये तो केवल असम में ही प्रोड्यूस होती है, वहीं टी गार्डन्स हैं हमारे पास। नहीं, साउथ के अंदर भी आपको देखना पड़ेगा, साउथ के अंदर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे टी और कॉफ़ी बनती है, कर्नाटक और इस साइड पर, ठीक है ना। रबर का बहुत वाइड है लेवल। कॉटन मैक्सिमम आप जानते हैं, कॉटन के लिए बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ब्लैक सॉइल की ज़रूरत होती है, तो बेसिकली आपका महाराष्ट्र साइड और इस साइड पर कॉटन मिलता है। जूट की अगर बात करते हैं तो जूट पता है कि मैक्सिमम मिल्स जो थी हमारी कहाँ चली गई थी, वेस्ट बंगाल के अंदर, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर का जो एरिया है, आसपास का एरिया, वो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो इस तरीके से देखो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। और स्टेट्स के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिए। वैसे मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा स्टेट्स को अपने माइंड पर ध्यान रखिए कि कौन सा स्टेट कहाँ से शुरू होता है, कैसे कैसे ईस्ट साइड पर जाते हैं, फिर सदर्न कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं, ठीक है ना। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो चैप्टर है उसमें से भी मैप आएगा। सबसे पहले मिनरल्स की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पार्ट है इसमें मैप का। तो आयरन ओर माइंस की अगर हम बात करें तो मयूरभंज, दुर्ग, बैलादिला, बेलेरी, कुंदेरमुख, ठीक है ना, ये आपके जो है आयरन ओर माइंस हैं जो आ जाती हैं आपकी ऑल ओवर द इंडिया। मैक्सिमम सदर्न पर ही हैं या फिर ईस्टर्न साइड पर हैं ये जितनी भी माइंस हैं आपकी। उसके बाद कोल माइंस की बात करते हैं, रानीगंज, बोकारो, तलचर, नेवेली, ठीक है ना, ये भी आपकी मैक्सिमम जो कोल माइंस हैं आपकी सेंट्रल इंडिया या फिर बोल सकते हैं ईस्टर्न साइड पर थोड़ी सी आपको मिल जाती हैं। ऑयल फील्ड्स, डिगबई, नाहरकाटिया, मुंबई हाई, बाइसन, कलौल, अंकलेश्वर, ये सारी की सारी आपकी ऑयल फील्ड्स हैं, यहाँ से तेल निकलता है, ठीक है ना। तेल मतलब किसी आदमी का तेल नहीं निकलता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये ऑयल फील्ड्स हैं आपकी जो आपको याद रखनी है, और यही आएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सीबीएसई ने दिया है, कोई मेरा पर्सनल जादूगर वाला सेंस यहाँ पे नहीं है कि हाँ मैंने कुछ बता दिया है तो वही आने वाला है, ठीक है ना। पावर प्लांट्स की बात करते हैं भाई। थर्मल माने कोयले से बनती है बिजली, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय कोल, इट्स अ थर्मल पावर प्लांट, नैमरब, सिंगरौली, रामागुंडम, ठीक है ना। फिर देयर आर ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ प्लांट्स ओवर देयर, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ से हम लाइट बनाते हैं, एक्सेप्ट ऑफ डैम्स और थर्मल के अलावा न्यूक्लियर से भी बनाई जाती है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो नरोरा, करपक्कम, तारापुर एंड काकरापारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 4 प्लांट्स आपके न्यूक्लियर से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक और चैप्टर आपका ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है, जहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आ जाते हैं। मैक्सिमम लोग अगर बोलते हैं ना कि किस चीज़ में डिप्लॉय है या फिर सबसे ज़्यादा सैलरी आजकल लोगों को कहाँ मिल रही है, तो भाई टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में मिल रही है। आप बोल सकते हैं कि इंजीनियर्स आर गेटिंग अ गुड सैलरी। तो मैक्सिमम सिटीज़ जो आप जानते हैं, आपने नाम से सुना भी होगा कि भाई अगर आप बात करते हैं नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है ना, तो वो कोई भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा जगह पर लोकेटेड है, जो नोएडा है, गांधीनगर है, मुंबई है, ठीक है ना। तो ये वो कहीं भी आपसे पूछ सकता है। अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ दिस, या फिर नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ सिचुएटेड है, तो आपको मैप पे लोकेट करके बताना है कि यहाँ पर है, ठीक है ना। ये नहीं कि नोएडा से हैं तो बता दिया भाई अपन गुज्जर हैं, यहीं से हैं, सारे के सारे आईटी वाले यहीं काम करते हैं, हमने हॉस्टल चला रखे हैं अपने, ऐसा नहीं, ठीक है ना। आपको वहाँ पे मैप पे लोकेट करना है। फिर बात करते हैं लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। मेजर पोर्ट्स लोकेट और लेबल करने के लिए आएंगे आपको इस चैप्टर में से। मेजर पोर्ट्स, पोर्ट्स मतलब जहाँ पानी के जहाज चलते हैं, द पोर्ट एरिया, ठीक है ना। सो कांडला, मुंबई, मारमागांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, टुटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, ये आपके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जिनमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि यहाँ पर किस पोर्ट के ट्रैफिक को कम करने के लिए ये वाला पोर्ट क्रिएट किया गया है, ठीक है ना। लाइक अगर अब हम बात करते हैं मुंबई से जो कोई पोर्ट है, लाइक वहाँ उन्होंने अगर मुंबई पोर्ट है तो उसका ट्रैफिक कम करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। और इजी है, लोकेट करने के लिए मिल जाता है, इजी, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम इस पर ही बनाने वाले हैं, कौन सा मैप है, क्या वर्क उसके अंदर करना है। फिर बात करते हैं भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा अमृतसर। वो आपसे सीधा नहीं पूछेगा अमृतसर कहाँ पे है, वो नाम लेगा या तो राजा सांसी या फिर श्री गुरु रामदास जी,
एयरपोर्ट, राजा सासी श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो यू नीड टू रिमेंबर ये अमृतसर में है। अमृतसर देखो दो जगह आ गया है, ठीक है ना, अमृतसर जलियांवाला बाग में भी आ गया है और यहाँ पर भी आ गया है, तो आपको याद रखना है कि अमृतसर की लोकेशन जरूरी है। आप दो चीज़ें कवर कर लेते हैं अमृतसर से ही। फिर दिल्ली को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहा जाता है, IGI, जो लोग उधर के लोग जानते होंगे, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इंडिया का, IGI एयरपोर्ट। आफ्टर दैट छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई महाराष्ट्र से हैं, तो उनके नाम पर है शिवाजी जो आपका मुंबई पोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सॉरी। चेन्नई मीनमबक्कम के नाम से जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी हैदराबाद, ठीक है ना। पीपल आर मोस्टली कंफ्यूज अबाउट इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। तो इंदिरा गांधी भाई IGI जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर है, और राजीव गांधी आपका हैदराबाद के अंदर है, ठीक है ना। तो ये लोकेशन के लिए आ जाती हैं चीज़ें। यहीं पर एंड करते हैं आज इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, और ये हेल्पफुल रहेगी आपको। ये एग्जैक्ट है जितना भी CBSE ने दिया है, तो भाइयों टाइम आ चुका है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है पढ़ने के लिए। इस वक्त लगे रहो, ठीक है ना। और सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज एनहांस कर सकता है, ठीक है ना। तो मैप वर्क के लिए आपको 5 मार्क्स की ज़रूरत आएगी। 5 मार्क्स का मैप आने वाला है। 5 मार्क्स एज अ ह्यूज वैल्यू इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। 1% कहीं ना कहीं कवर कर देते हैं। 1% का मतलब ये है कि जो बच्चे 79 लाते हैं, उन्हें लगता है यार 1% आ जाता तो 80 हो जाते। 95 वाले, 94 वाले सोचते हैं 95 आ जाते हैं, और 100 वालों से तो क्या ही पूछो, ठीक है ना। वो तो बेचारे यही सोचते हैं कि अगर 1% होता 99 में से हमारा, तो हम 100 पहुँच जाते, ठीक है ना। तो हम 100% हो जाते। तो ये 5 मार्क्स का मैप है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।